दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाज़िर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर, हमेशा की तरह। कल जो मैंने किस्सा सुनाना था वो मैं आज सुना रहा हूँ। परसों की अमर नायक की कहानी को आगे जारी रखते हुए कि उसके एनकाउंटर के पहले क्या क्या हुआ था, कौन कौन वो कैरेक्टर थे जो अगर कोई थोड़ा सा रोल डिफरेंटली निभाते तो शायद ये एनकाउंटर जो था वो रोका जा सकता था, अमर नायक को बचाया जा सकता था। अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है। आप सुनिए इसको ध्यान से। दो शख्स जो हैं वो उस वारदात के गवाह हैं जहां से अमर नायक को पुलिस वाले अपने साथ ले गए थे साहिल होटल से। एक मैंने बॉबी का जिक्र किया, बॉबी सिंह दिल्ली वाला, जो अमर नायक की गाड़ी में बैठा था। जो गाड़ी होटल साहिल के बाहर पार्क की गई थी, अंदर होटल की पार्किंग में नहीं लगाई गई थी, और वहाँ से लेकिन ऐसी जगह पार्क की गई थी जहाँ से होटल की जो रिसेप्शन है, होटल के अंदर जाने का जो रास्ता है वो पार्किंग से भी है। तो जहाँ से ये लोग अंदर जाते थे उस होटल के बिल्कुल नज़दीक, जहाँ से वो पूरा व्यू नज़र आता हो, वहाँ पे वो गाड़ी पार्क की गई थी। लेकिन किसी पुलिस वाले ने उस गाड़ी की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि हम जब जाएंगे होटल के अंदर तो हमें अमर नायक वहाँ पे मिलेगा। जो खबर थी वो सिर्फ नारी खान की थी। नारी खान का पूरा नाम है नूर मोहम्मद उर्फ नारी खान। ये आदमी ब्लू ब्लडेड पठान, बड़े सालों से ब्राउन शुगर का धंधा करते आ रहा था। 1970-72 के करीब से बड़े लेवल पे उस आदमी ने ब्राउन शुगर का, ड्रग का, मुंबई में और गुजरात में और गोवा में उसने ये अपना बिजनेस किया। बहुत लंबा चौड़ा नेटवर्क बनाया, मेन डीलर्स, सब डीलर्स, एरिया डीलर्स, उसके बाद फिर जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, स्ट्रीट पैडलर्स तक का एक नेटवर्क ओवर द ईयर्स सालों सालों काम करते हुए नारी खान ने बनाया। नारी खान एक्चुअली मुंबई के एक मज़गांव का एरिया है। मज़गांव से जब रे रोड की तरफ जाते हैं जहाँ पे एक बहुत बड़ा एक कब्रिस्तान भी है जिसको नारियलवाड़ी कहते हैं, जहाँ पे तकरीबन जो जितने बड़े बड़े कई सरगना हुए हैं उनका जो लास्ट राइट्स थे वो उसी नारियलवाड़ी में किए गए, जिनमें करीम लाला भी शामिल थे, समय खान भी शामिल था और इस किस्म के और बहुत से लोग। तो उस इलाके में बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट का बहुत बड़ा एरिया है, मज़गांव डॉक भी कहते हैं उसको। तो उसके पीछे काफ़ी सारे गोडाउन्स हैं जिनमें बहुत सारे गोडाउन्स फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के एक ज़माने में हुआ करते थे। कुछ बड़े बड़े प्राइवेट ट्रांसपोर्टर्स के गोडाउन भी उस एरियाज़ में हैं। और वो इलाका था जहाँ से एक ज़माने में छगन भुजबल जो थे, बहुत बड़े लीडरशिप सेना के, बाद में डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी रहे, वो उस इलाके से इलेक्शन जीत के आया करते थे। मज़ेदार बात यह है कि एक मिक्स डोमिनेटेड इलाका है जहाँ पे छगन भुजबल को शिवसेना, जब वो शिवसेना छोड़ के एनसीपी में गए तो वहाँ पे उनको शिवसेना के एक यंग मेंबर बाला नरगांवकर ने उनको वहाँ से हराया था। खैर, तो उस इलाके में नारी खान का जो घर था और जो मेन हेडक्वार्टर था, एरिया ऑफ ऑपरेशन वहाँ से करता था, क्योंकि उसका कारण ये था कि उसको वहाँ पे अपनी ड्रग्स तो जो थी उनकी कंसाइनमेंट छुपाने के लिए काफ़ी सारी स्पेस मिल जाती थी। अब एफसीआई के गोडाउन्स में जब गेहूं आता है एक बार, तो वहाँ पे यार्ड हैं ट्रेन के रे रोड के पास, तो वहाँ पे उनको रेलवे की डब्बों से निकाल के वीट को, गेहूं को
स्टोर किया जाता था, तो उसको ताले लगा देते थे और 2 या 3 वर्कर वहाँ पे चौकीदार किस्म के खाली रहा करते थे। बहुत छोटे लेवल पे चंद लोगों को ब्राइब करके नारी खान को अपना सामान, अपनी ड्रग छुपाने का एक सस्ता साधन मुहैया होता था। और भी बहुत सारे उसके ठिकाने थे, घर थे, प्राइवेट फ्लैट्स थे, जहाँ पे वो अपने ड्रग को छुपा के आगे डिस्ट्रीब्यूट किया करता था। तो उसी एरिया में एक पठान था जो नारी खान का दोस्त था। उसकी बीवी जो थी, जिसका नाम जलाला था, वो बहुत खूबसूरत और बड़ी जिसको कह सकते हैं कि आर्टिकुलेट, उसका बातचीत करने का तरीका, कपड़े पहनने का तरीका, सोसाइटी में विचरने का तरीका, बातचीत करने का उसका सलीका, वो बहुत जल्दी मर्दों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता था। कहते हैं कि बहुत खूबसूरत थी। कई मतलब उस अगर वो नारी खान के या उस अपने पति, जो पहला पति था उसका पठान, उसके साथ नहीं जाती तो शायद कोशिश करती तो फिल्मों में उसको हीरोइन के रोल भी मिल सकते थे। इस किस्म की उसकी पर्सनालिटी थी। तो पैसे के साथ साथ और अंडरवर्ल्ड से जुड़े होने के साथ नारी खान का जो एक रुआब और उसका जो एक उसका रुतबा बना, उसके चलते हुए नारी खान ने उस पठान को डरा के उसकी बीवी पे डोरे डालने शुरू किए और एक दिन उसको भगा के उससे शादी भी कर ली। तो उसी बीपीटी के एरिया में बीपीटी की जो बिल्डिंग्स होती हैं, स्टाफ क्वार्टर्स होते हैं, उनमें से एक घर लेके उसने अपनी बीवी को रखा। अपने ठिकाने तो उसके बहुत थे। तो बहुत साल तक वो जो लेडी थी वो नारी खान के साथ जलाला रहती रही। लेकिन कहते हैं कि जैसे जैसे पैसा आता है, शोहरत मिलती है, तो कहीं ना कहीं रिश्तों में खटास भी पड़नी शुरू हो जाती है। तो नारी खान को ढूंढते हुए लोग अक्सर उस घर में पुलिस के ऑफिसर, क्राइम ब्रांच के ऑफिसर, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के ऑफिसर और कई बार कुछ और एजेंसीज के ऑफिसर भी उस घर पे विज़िट करते रहते थे, इस बहाने से कि उनको नारी खान को की तलाश है और उसको पकड़ना है। तो उस दौर में उस जो उसको जो जलाला को सरदर्दी लगती थी, जो उसको एक अपने आप में हरासमेंट महसूस होती थी, उसके चलते चलते उस लेडी ने अपने इस सब जंजाल से बचने के लिए एक प्रसिद्ध नामचीन एनकाउंटर स्पेशलिस्ट से दोस्ती बना ली। कहते हैं कि वो दोस्ती काफ़ी दूर तक वो रिश्ता जो था वो फैला हुआ था, उसका स्कोप बहुत दूर तक और इंटीमेट था। तो ये एक उस औरत की आप देखिए, उसने एक स्ट्रेटजी ऐसी बनाई कि पुलिस वालों से बचने के लिए एक पुलिस वाले से दोस्ती कर ली। वो पुलिस वाला जो एक मशहूर एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हुआ करता था, जिसका नाम था और जिसके नाम से उसके सहयोगी पुलिस वाले भी डरते थे। और उस ऑफिसर का एक ख़ास आदमी था जिसका नाम था सलीम चूनावाला। और ये सलीम चूनावाला जो है ये जैसे पुलिस स्टेशन में एक 0 नंबर हुआ करता है, हर पुलिस स्टेशन में हर कांस्टेबल का एक बेल्ट नंबर होता है, बिल्ला नंबर। तो उस कांस्टेबल की जो पहचान है वो बिल्ला नंबर से होती है। वो जो रिपोर्ट्स लिखते हैं उसमें भी कांस्टेबल सो एंड सो, बिल्ला नंबर सो एंड सो करके, ताकि वो पहचान रहे कि किस हवलदार ने क्या रिपोर्ट लिखी है। तो उस पुलिस स्टेशन में एक ऐसा शख्स होता है, हर पुलिस स्टेशन में तकरीबन, जो पुलिस का मुलाजिम नहीं होता है, लेकिन पुलिस स्टेशन के सब एरेंड्स, जो छोटे मोटे काम होते हैं, वो सारे वो करता है। क्योंकि उसका कोई नंबर नहीं होता, इसलिए उसका नाम 0 नंबर पड़ा होता है। तो वो शख्स ऑफिसर लोगों के, पुलिस स्टेशन के मुलाजमों के तरफ से वो पैसे भी इकट्ठे करता था। आने वाले जाने वाले लोगों को चाय पानी पिलाना, उसका खर्चा निकालना देना, बाहर का हिसाब किताब रखना, सब लोगों को बाहर बैठे लोगों की बातें सुनते रहना,
फिर उनकी खबरी बड़े ऑफिसर के पास करनी। तो इस किस्म का एक 0 नंबर का आदमी। लेकिन वो कहते हैं कि पुलिस स्टेशन में सीनियर इंस्पेक्टर के बाद सेकंड इम्पोर्टेंट आदमी जो पुलिस स्टेशन में होता था वो 0 नंबर होता था। वो उसके पास इतनी प्राइवी था, वो इतनी खबरों के लिए, अंदर की बातों के लिए। उसी तरह का इस एनकाउंटर स्पेशलिस्ट का 0 नंबर था, जिसको नॉर्थ इंडिया में हम लोग नंबरदारी भी बोल देते हैं। उस शख्स का नाम था सलीम चूनावाला। अब ये चूनावाला देखिए, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के लिए वो सब काम करता था जो पुलिस वाले यूनिफॉर्म फोर्स डिसिप्लिन में रहते हुए नहीं कर सकते थे। मसलन जैसे अगर किसी से कोई सौदेबाजी करनी है, किसी से कुछ अंदर की बात निकालनी है, किसी को अनऑफिशियल तरीके से डराना धमकाना है, उसको सीधा लाइन पे लाना है, टेबल पे बैठाना है, और जो कुछ आमदन खर्च होता था उसका हिसाब किताब रखना, एक जगह से पैसा दूसरी जगह पहुंचाना, दूसरी जगह से तीसरी जगह पहुंचाना, और वो काफ़ी ईमानदारी का, मेहनत का, रिस्क का काम भी हुआ करता था। तो तकरीबन हर बड़े एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के पास इस किस्म का एक 0 नंबर हुआ करता था। और कई लोगों के पास तो 2-2, 3-3 भी इस किस्म के शिकारी रखे होते थे इन्होंने, जो शिकार की तलाश करते थे और फिर उसकी सेटलमेंट करवाने में पैसा कमाते थे अपने जो उनके बॉसेस थे उनके साथ मिलके। ये बहुत अजीब सिस्टम है। इसका फ़ायदा भी होता है कई बार कि जो काम पुलिस नहीं कर सकती वो काम इस किस्म के जो नंबरदारी हुआ करते थे वो कर देते थे। अगर वो कहीं पकड़े भी गए तो पुलिस वाले का कोई नुकसान नहीं होता था, वो अपना असर रसूख दिखा के उनको छुड़ा भी लिया करता था। तो वो जो सलीम चूनावाला, उसने काफ़ी सारा पैसा कमाया और एक उसने मुंबई के बाहर बाहर एक फैक्ट्री भी लगा ली थी कोई चीज़ बनाने की। मुझे पता है, डिटेल में पूरा नहीं बताना चाहता कि उसकी अभी डेथ हो गई है, उसके आगे बच्चे और वगैरह होंगे जिनका शायद इस काम धंधे से, उसके रोल से कोई लेना देना नहीं था, तो उनको बदनाम करने का या पिन पॉइंट करने का कोई अच्छी बात नहीं है। तो सलीम चूनावाला बहुत ही करीबी और भरोसेमंद आदमी था उस एनकाउंटर स्पेशलिस्ट का। तो वो आदमी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के बिहाफ पे जलाला को मैसेजेस पहुंचाने, या उसको जो फेवर्स देनी, उसको खर्चा पानी देना उसको, और गहना लता कपड़े वगैरह जो भी होता है वो सब वो सलीम के थ्रू होता था। तो ये बात जो थी, क्योंकि जो नारी खान था वो आप कह सकते हो कि मोस्ट ऑफ द टाइम ऑन द रन, कानून से भागा होता था। 7 बार वो आदमी अरेस्ट हुआ, जेल में रहा, जेल काटी, और एक बार तो वो जब जेल में था तो अमर नायक भी एक केस में उसी आर्थर रोड जेल में था, और वहाँ पे और भी कुछ बड़े लोग थे। बहुत सारी दोस्तियाँ अंडरवर्ल्ड के लोगों की जेल में पड़ती हैं, वहीं पनपती हैं और वहीं से सालों दर साल चलती हैं। तो जेल एक बहुत बड़ी ब्रीडिंग ग्राउंड होती है क्रिमिनल नेक्सस के लिए, और उनकी जो जुगलबंदी होती है क्रिमिनल्स की, वो सब ज़्यादातर जो है वो जेलों से ही पनपती है। और तीसरा कुछ एलिमेंट साथ में जुड़ता है, कुछ चंद वकीलों का जो इस किस्म के लोगों के साथ मिलजुल के किसी की बेल करवानी, किसी को फैसिलिटी दिलवानी, इस किस्म का काम वो करते हैं। तो नारी खान जेल में रहने के साथ अमर नायक के बहुत क्लोज हो गया, और उसके चलते चलते काफ़ी सारे काम, जैसे मैंने परसों के एपिसोड में बताया था कि ड्रग के साथ साथ हथियारों का काम भी ड्रग स्मगलर किया करते थे। इसके बहुत सारे सबूत हैं। और ज़्यादा जो काम था वो गुजरात से होता था, क्योंकि गुजरात लैंड बॉर्डर से भी पाकिस्तान के साथ मिला हुआ है, और सी जो वाटर है उसके थ्रू भी कराची के बहुत नज़दीक पड़ता है वहाँ से। ख़ास तौर पे जो कच्छ का इलाका है
वो दैट एरिया इज नोटोरियस फॉर स्मगलिंग एंड स्मगलिंग रिलेटेड एक्टिविटीज़। आपने देखा होगा कि जितने लैंडिंग जो 93 की बॉम्ब ब्लास्ट के टाइम पे हुई, उसमें मैक्सिमम लोग जो इन्वॉल्व थे वो उस कच्छ इलाके के थे। वो बड़े टाइगर मैमन खुद हो, उसकी फैमिली हो, या मोहम्मद डोसा, मुस्तफ़ा डोसा, इस किस्म के मैक्सिमम लोग जो थे वो उसी इलाके के रहने वाले थे। बाद में भले बॉम्बे में आके सेटल हो गए हों, लेकिन उनकी जड़ जो है वो कच्छ में होती थी। तो वो बहुत ही पोरस बॉर्डर है, सी बॉर्डर भी और लैंड बॉर्डर भी। तो वहाँ से स्मगलिंग बहुत आसान से जो हमारी जो बॉर्डर की एजेंसीज़ हैं, कई बार उनकी मिली भगत से, कई बार उनको चकमा दे के इस किस्म की स्मगलिंग पहले भी होती रहती थी, आज भी हो रही है। आज खाली जो इम्पोर्टर एक्सपोर्टर हैं वो करते हैं। आपने देखा होगा पिछले 3-4 महीने में हज़ारों करोड़ों रुपए की जो ड्रग है वो गुजरात के डिफरेंट पोर्ट से पकड़ी गई, इंक्लूडिंग जो कांडला में गौतम अडानी का जो पोर्ट है, वहाँ से तो कंटेनर बड़े हुए ड्रग के मिले। और उसके बाद तकरीबन हर हफ्ते 10 दिन में एक बड़ा सीज़र ड्रग का उस एरिया में गुजरात में आज भी हो रहा है। तो वो स्टेट जहाँ पे एक अहिंसावादी स्टेट गिनी जाती है, प्रोहिबिशन वाली स्टेट है, महात्मा गांधी की नगरी है, और वहाँ से देश का सबसे बड़ा ड्रग का और आर्म्स का बाज़ार चलता है। तो बड़ी अजीब सी बात लगती है। तो नारी खान ने गुजरात बॉर्डर का इस्तेमाल करते हुए हथियार और ड्रग का धंधा तकरीबन 25-30 साल उस आदमी ने बड़े ज़ोरों से चलाया। अब देखिए, वो नारी खान के जो हथियार थे वो खाली क्रिमिनल्स को ही नहीं बेचता था या देता था। बहुत बार उसके जो क्लाइंट्स होते थे, खरीदार होते थे, उसमें बहुत सारे पुलिस वाले भी शामिल होते थे। 94, 95, 96 का जो पीरियड था, जब बीजेपी शिवसेना सरकार आई, क्रिमिनल्स के खिलाफ एक मुहिम चलाई गई। अंडरवर्ल्ड को कमज़ोर करने के लिए एनकाउंटर शुरू किए गए बड़े लेवल पे। तो तकरीबन 450 के करीब अंडरवर्ल्ड के लोग डिफरेंट एनकाउंटर्स में महाराष्ट्र के डिफरेंट सिटीज़ में मारे गए। और उनमें से मेजॉरिटी जो लोग थे उनके पास से सोफिस्टिकेटेड वेपन्स मिली दिखाई गई। बहुत बार होता था। मैंने एक बार बहुत साल पहले एक शख्स की इंटरव्यू की थी जो हथियार सप्लाई के केस में सज़ा भुगत के रिलीज़ हुआ था जेल से। उसने कहा कि हमारी आधे हथियार हम अंडरवर्ल्ड को बेचते हैं या क्रिमिनल्स को, आधे हथियार हमसे पुलिस वाले ख़रीदते हैं। वो ख़रीद के जो हथियार उनकी एनकाउंटर के बाद उनके हाथ के पास रखे जाते हैं। जहाँ कुछ अपने लोगों से इलीगल यूज़ करवाना होता है हथियारों का, वो भी हमसे खरीदते हैं। ये बहुत एक डीप नेक्सस है जिसको तोड़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एनकाउंटर्स को सिद्ध करने के लिए हथियार दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। अब हथियार नहीं है तो कहाँ से आएगा? वो अपने पास से डाल देते हैं। एक का पकड़ा हथियार दूसरे पे डाल दिया, दूसरे का पकड़ा तीसरे पे डाल दिया, नहीं मिला तो खरीद लिया। तो ये एक बहुत डीप रूटेड मैलाइस है जो एक बहुत बड़े रिफॉर्म की ज़रूरत है पुलिस में, पूरे देश में, खाली महाराष्ट्र में नहीं। ये उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, हर जगह चलता है। तो ये एक ओवरऑल कोरोना की तरह ये एक नेशनल डिजीज़ है, एक बीमारी है जिसका इलाज शायद ना कोई ढूंढना चाहता है, ना कभी किसी ने कोशिश की है, क्योंकि सब मिली भगत से सब कुछ चलता है। तो इस किस्म के काम से नारी खान जब एक तरफ अमर नायक जैसे जो अंडरवर्ल्ड सरगना था, ड्रग में, हथियारों में जो डील करता था, उसके साथ नारी खान की दोस्ती कोई अजीब नहीं लगती। और अब जब एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के साथ नारी खान की बीवी के करीबी रिश्ते बनते हैं तो उनके रिश्तों में खटास आती है। अब कोशिश होती है कि किसी तरह नारी खान को फिर तकलीफ़ में लाया जाए, क्योंकि पुलिस के पास अपने 50 काम होते हैं,
एक एक शख्स के पीछे लगे रहेंगे तो बाकी काम रुक जाते हैं। तो उसकी जो बीवी थी जलाला, उसने अपने हस्बैंड के ऊपर अपने सोर्सेज के थ्रू, सलीम चूनावाला जैसे किस्म के और बंदे भी बहुत होंगे, उनके थ्रू उसका पीछा किया जाता था। और उस दिन वो नारी खान की बैड लक कह लो या उसकी बदकिस्मती, उसकी बीवी को ये खबर लगती है कि उसका लीगली तो हस्बैंड था, रिश्ते ख़राब थे दूसरी बात है, वो साहिल होटल में है। कहा यह जाता है कि पुलिस को ये इन्फॉर्मेशन देने वाला और कोई नहीं था, उसकी अपनी ही नाराज़ बीवी जलाला थी, जिसका एक और नाम पुलिस सर्कल में परवीन भी रखा गया। उसकी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए उसके करीबी पुलिस वाले उसको परवीन या परवीना के नाम से भी पुकारा करते थे या आइडेंटिफाई करते थे। तो उसने ये खबर दी और पुलिस वाले सिर्फ, जैसे मैंने उस दिन बताया, वो नारी खान को ही ढूंढने गए थे। अब जो बात मैं आपको पहले कही थी कि जो दो क्लोज अमर नायक के क्लोज दोस्त साथी, उसके बहुत अच्छे रिलेशन वाले बॉबी सिंह और नारी खान, इन दोनों ने या तो उनको मौका नहीं मिला या वो डर गए या किसी और कारण से उन्होंने अमर नायक के रिश्तेदारों को, उसके भाई को या उसकी बीवी को या बच्चों को या उनके दोस्तों को, जिनके सबके नंबर उनके पास थे, किसी को इन्फॉर्म नहीं किया कि इस तरीके से अमर नायक को पुलिस वाले उठा के ले गए हैं। मेरी जब अमर नायक के कुछ बंदों से बात हुई, उसके जो कुछ करीबी लोग हैं, बड़ी मुश्किल से ढूंढा, उनका कहना था कि अगर हमें पता चल जाता तो हम कोई ना कोई दरवाज़ा खटखटा के पुलिस का, पॉलिटिशियंस का, कानून का, कोर्ट का, हम शायद कोशिश करते तो अमर नायक को बचाया जा सकता था, क्योंकि 2 दिन का वक्त उनके पास था। लेकिन पुलिस की भी देखिए, उन्होंने ये खबर बाहर नहीं निकलने दी। मोबाइल का ज़माना नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था और प्रेस भी इतने नंबर में नहीं हुआ करती थी। गिनती के रिपोर्टर हुआ करते थे जो हर जगह नहीं पहुंच सकते थे, और लोग भी ऐसे थे जो कभी ज़्यादा दखल नहीं देते थे ऐसे मामलों में। तो ये एक मलाल अमर नायक की फैमिली के लिए आज तक भी है कि अगर हमें पता चल जाता तो शायद हम किसी तरह से अमर नायक को बचा लेते। तो उसमें जो कुछ लोग थे, उसकी वो तो पाउच में से एक कुछ अकाउंट का हिसाब किताब भी निकला था, जिसमें कुछ किसी लोगों से किसी के नाम के गए 10 करोड़ की एंट्री, कहीं 1 करोड़ की एंट्री, कहीं 2 करोड़ की एंट्री, वो सब कुछ उसमें था। लेकिन देखिए कि अमर नायक के इतना क्लोज रहते हुए भी नरी खान को ये बिल्कुल नहीं पता था कि वो जो कोडर लैंग्वेज में जो लिखा हुआ है हिसाब किताब, उसके जो लेन देन वाले जो कंसर्न लोग हैं वो कौन हैं। तो लेकिन हम, क्योंकि सारा कुछ, ये सब कुछ नरी खान के सामने हुआ था, नरी खान एक आई विटनेस था, तो इसलिए नरी खान को रास्ते से हटाना बहुत ज़रूरी था, नहीं तो बहुत बड़े कानूनी पेच और बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट जो थी वो सरकार के लिए और पुलिस के लिए हो सकती थी। तो वही होता है जो अक्सर हम देखते हैं अंडरवर्ल्ड और पुलिस की ये कैट एंड माउस की गेम में। तो अमर नायक को उसके एनकाउंटर के बाद दूसरे दिन, नेक्स्ट डे, वेरी नेक्स्ट डे, 17 तारीख को 96 के जुलाई में एक खबर आती है कि मुंबई से जो विखरोली, जो साइन विखरोली साइन थाना रोड जो है, जो थाना जाती है आगे, उस रोड पे विखरोली एरिया आता है, उस हाईवे है, उसको ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे कहते हैं। तो ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे नारी खान को एनकाउंटर में ढेर करने की खबर आती है। तो ये देखिए, कहते हैं कि जो दोज हु लिव विद द गन्स दे डाई बाई द गन, वो आदमी जो आधी उम्र अपनी ड्रग और
हथियार बेचता रहा। उन्हीं हथियारों से उस आदमी को हाईवे पे ढेर होना पड़ा। तो ये कहानी थी अमर नायक और नारी खान की। और आने वाले दिनों में और कुछ किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होते रहेंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।